हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस। आज के इस क्लास में हम फिजिक्स के क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 यानी वैद्युत आवेश क्षेत्र के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। जब हम वैद्युत फ्लक्स को समझेंगे तभी हमें गॉस की प्रमेय समझ में आएगी। इसीलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि वैद्युत फ्लक्स आखिर क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पर फ्लक्स का वैसे मतलब होता है तरल प्रवाह की दर, लेकिन यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का क्या मतलब होगा? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब ये समझ में नहीं आएगा, हम समझाते हैं डायग्राम के जरिए। ठीक है, हमने क्या माना कि कोई काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, हमने क्या माना कि कोई काल्पनिक पृष्ठ है जो क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, और इसमें से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो पास हो रही हैं, यहां से निकलकर ऐसे पास हो रही हैं, बेचारी अच्छे से पास हो रही हैं। ठीक है, ये इस तरह होता है, इस तरह। ठीक है, इस तरह यहां से पास हो रही हैं। तो जब ये इधर से पास हो रही हैं तो इनकी जो संख्या है, जो इनकी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अतः हम इसे शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और वैद्युत फ्लक्स कब ज्यादा होगा कब कम होगा, ये दो बातों पर निर्भर करेगा। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि वैद्युत फ्लक्स किन पर निर्भर करता है, तो इसकी निर्भरता जो होगी किस बात पर निर्भर करेगी कि वैद्युत फ्लक्स कब ज्यादा होगा कब कम होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में कोई एक रूम है, ठीक है, उसमें एक खिड़की लगी है, और मैं आपसे पूछूं कि इसमें हवा कब ज्यादा आएगी और कब कम आएगी, तो आप क्या बताओगे? कि अगर खिड़की बड़ी होगी तो हवा ज्यादा आएगी और खिड़की छोटी होगी तो हवा कम आएगी। ठीक है, यानी आपने क्या बताया? क्षेत्रफल, खिड़की का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो हवा ज्यादा आएगी, और क्षेत्रफल छोटा होगा तो हवा कम आएगी। और अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ो तो आप बताओगी कि भाई जो हवा होगी अगर खूब तेज चल रही होगी, खूब तेज साए साए चल रही होगी तो हवा ज्यादा आएगी, और अगर धीमी चल रही होगी, उसकी गति धीमी होगी तो हवा कम आएगी। यानी या तो आप क्षेत्रफल बताओगे कि हाँ क्षेत्रफल बड़ा होगा छोटा होगा, और दूसरी बात आप बताओगे कि इसकी तीव्रता कितनी होगी, कितनी तेजी से आ रही है, इस बात पर निर्भर करेगा। कितनी तेजी से आ रही है यानी तीव्रता, यही तो इस पर ही तो निर्भर करेगा। यानी क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो हवा ज्यादा आएगी, और यानी और तीव्रता ज्यादा होगी तो हवा ज्यादा आएगी। यानी ये दो बातों पर निर्भर करेगा, एक क्षेत्रफल पर एक तीव्रता पर। उसी तरह जो वैद्युत फ्लक्स होता है इसकी माप किस पर निर्भर करती है? क्षेत्रफल पर और तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, क्षेत्रफल पर और तीव्रता पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इन बातों पर निर्भर करती है। जैसे कि अगर हम मान लें कि आपके एक पाइप है और उस पाइप से लगातार पानी बह रहा है, इस तरह लगातार पानी बह रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं पानी कब ज्यादा बहेगा, तो आप बताओगी ये पाइप बड़ा होगा तो पानी ज्यादा बहेगा, छोटा होगा तो कम बहेगा। यानी आपने क्या बताया? क्षेत्रफल बताया। क्या बताया आपने? क्षेत्रफल बताया। और दूसरा क्या बताया कि भाई पानी खूब तेजी से आ रहा है तो पानी खूब ज्यादा बहेगा, पानी तेजी से आ रहा है तो पानी ज्यादा बहेगा, और अगर धीमी गति से चल रहा है तो तो जो पानी की मात्रा होगी वो थोड़ी कम निकलेगी। तो आपने क्या बताया? क्षेत्रफल बताया और तीव्रता, यानी दो बातों पर निर्भर करेगी। तो उसी तरह जो वैद्युत फ्लक्स है ये भी दो बातों पर निर्भर करता है। एक इसके क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना बड़ा होगा, और दूसरा इसकी तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इन दो बातों पर निर्भर करता है। इसीलिए जब हम वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? अगर हम मान लें कि जो वैद्युत फ्लक्स है इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, अगर हम इसे मान लें कि आप मान लें कि अगर हम इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, और ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है क्षेत्रफल और इसकी तीव्रता पर। तो हम क्या लिख देंगे? इसका सूत्र लिखेंगे फाई बराबर तीव्रता यानी ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई, इंटू क्षेत्रफल यानी ए, ई ए। ठीक है, फाई बराबर ई ए और कोस थीटा हो जाएगा। फाई बराबर ई ए और क्या हो जाएगा? कोस थीटा। अब ये कोस थीटा कौन सा कोण है, और ये ई क्या है इसमें, और ए क्या है, हम आइए बताते हैं। जब ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इनमें से निकलेंगी, क्या होगा? जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इनमें से निकलेंगी तो जो इसमें वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमने क्या बताया था कि बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी,
यही तो होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, क्षेत्रफल इसका क्या होगा, ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ठीक है। और इसकी क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल सदिश होता है डीए, ठीक है। और डीए इधर होगा, मतलब कि अगर हम क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है तल के लंबवत। यानी अगर ये मान लें कोई तल है तो क्षेत्रफल जो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसके तल के लंबवत होगा, हमारे गाल का इसके लंबवत होगा, ठीक है। इस बोर्ड के इसके लंबवत होगा, तो इस पृष्ठ के इसके लंबवत होगा क्षेत्रफल सदिश, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश डीए, ठीक है। और यहां पर जो कोण बनाएगी वो थीटा बनाएगी, ठीक है। यहां पर कोण जो बनेगा थीटा एंगल बनेगा। तो अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो जो सूत्र हो जाएगा फाई बराबर ई हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पर कोस थीटा खत्म हो जाएगा, तो फाई बराबर ई हो जाएगा। और यहां पर जो थीटा बनाता है अगर हम इसका समान देखें तो क्या होगा, फाई बराबर ई इंटू ए कोस थीटा हो जाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके क्षेत्रफल का गुणनफल, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है? सिंपल से हमने बता दिया कि काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और यह दो बातों पर निर्भर करता है, इसकी क्षेत्रफल और उसकी तीव्रता पर। यह भी हमने अच्छे से समझा दिया। उसके बाद में क्या बताया, हम इस फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पर एक गलती हो जाती है आपसे। अगर मैं आपसे पूछूं कि चुंबकीय फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप क्या बताओगे कि इसे भी तो फाई से ही प्रदर्शित करते हैं। जब तक आप 10th में थे तो आप चुंबकीय फ्लक्स को भी फाई से ही प्रदर्शित करते थे, तो क्या हम इसको भी फाई से प्रदर्शित करेंगे? नहीं भाई, ये विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसे भी हम यहाँ पर ई लगा देंगे, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, फाई से नहीं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और फाई ई बराबर होता है ई ए cos थीटा। अब हमें इसकी मात्रक और बीमा लिखनी है। कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले मात्रक और बीमा, मात्रक और इधर लिखेंगे बीमा। एक एक को ध्यान से समझिए, ठीक है। मात्रक कैसे लिखेंगे और बीमा कैसे लिखेंगे? अगर हमें विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं पता है, हमने क्या बताया था कि अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिख लेंगे। हम किसी भी का भी मात्रक लिख लेंगे अगर हम उसका फार्मूला पता है। हमें इसका फार्मूला मालूम है कि इसका जो फार्मूला होता है ई ए कोस थीटा, यानी जो इसका मात्रक होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का गुणा होता है। तो हम अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और क्षेत्रफल के मात्रक का गुणा कर दें तो हमें विद्युत फ्लक्स का मात्रक पता चल जाएगा। अगर हम इसका यहाँ पर क्या लिख दें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और क्षेत्रफल का मात्रक, और हम इसको गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो मान लीजिए अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मात्रक नहीं पता है तो हमें इसका अगर मान लीजिए सूत्र पता है, E बराबर होता है F बाई क्यू, यानी F बराबर होता है बल और Q बराबर होता है आवेश, बल बटे आवेश, ठीक है। बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, न्यूटन बटे कूलाम। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रक। और गुणे में हमने क्या लिख दिया, ए, यानी क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब हमने इसको गुणा कर दिया तो क्या बन गया, मात्रक विद्युत फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये हो गया इसका मात्रक। अब हमें इसकी बीमा लिखनी है, यानी हमें इसका बीमीय सूत्र लिखना है। तो बीमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, हम इसके फॉर्मूले से ही बीमीय सूत्र लिखेंगे, ठीक है। और आज हम बता दे रहे हैं बीमीय सूत्र लिखने का ऐसा तरीका, ठीक है, जिससे आप इस चैप्टर के किसी भी राशि का बीमीय सूत्र आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। चलो हमने लिख लिया कि भाई फाई ई बराबर ई इंटू ए लिख लिया, ठीक है, ई इंटू ए लिख लिया, ठीक है। कोस थीटा उसकी तो कोई वो नहीं होगी बीमा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि इसकी बीमा लिख देंगे और इसकी बीमा, तो हमें क्या पता चल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की विद्युत फ्लक्स की बीमा। क्या पता चलेगा, विद्युत फ्लक्स की बीमा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा तो हमें पता ही नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है, क्या होता है, बल बटे आवेश, बल बटे आवेश होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर। ये अभी हमने बताया है, ये अभी हमने यही तो बताया है, ठीक है। बल बटे आवेश होता है। और आप इन दोनों का जो है बीमीय सूत्र
याद कर लीजिए, पूरे चैप्टर में बीमा सूत्र जब भी लिखा जाएगा तब इसी की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो जो बल की बीमा होती है वो होती है mlt की पावर -2, और जो इसकी आवेश की बीमा होती है वो होती है at। आवेश की बीमा क्या होती है? at। इन दोनों को याद कर लीजिए। पता चल गया कि जो बल की बीमा होती है वो होती है mlt की पावर -2 और आवेश की बीमा होती है at। ठीक है, और यहीं पर तो हम इससे हम क्या लिख देंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या लिखेंगे? ऊपर बल की बीमा लिखेंगे और नीचे आवेश की बीमा, और ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा, यानी mlt की पावर -2 बटे आवेश का at, ये हो जाएगा। और क्षेत्रफल का क्या, क्षेत्रफल की बीमा क्या हो जाएगी? L स्क्वायर हो जाएगी क्षेत्रफल की बीमा। ठीक है, अब देखिए ये m अकेला है, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी बीमा m अकेला है, m ही रहेगा, और L, एक L यहाँ है, L की पावर 1 यहाँ है और L की पावर 2 यहाँ है, L की पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद में T की पावर -2 यहाँ पहले से ही है, और एक T जब ये ऊपर जाएगा तो T की पावर -1 हो जाएगा, और -2 पहले से ही है तो -3 हो जाएगा, T की पावर -3 हो जाएगा। और A ऊपर जाएगा, जब A ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, A की पावर क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, और ये हो गई इसकी बीमा, विद्युत फ्लक्स की बीमा। क्या क्या हमने समझा कि जो विद्युत फ्लक्स होता है विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये दो बातों पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल और तीव्रता। ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई बराबर होता है E × A cos थीटा, और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, और बीमा होती है ml की पावर 3, t की पावर -3 और a की पावर -1 होती है। ठीक है, और हमने यहाँ से ये भी समझा कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो दो बातों पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल और इसकी तीव्रता। तो समझ गए क्या होता है विद्युत फ्लक्स? विद्युत फ्लक्स सिंपली हम कह सकते हैं विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होता है विद्युत फ्लक्स। और ये फार्मूला याद रखिए, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं और फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब हम समझेंगे इसके आगे बढ़ते हुए गॉस की प्रमेय के बारे में। ठीक है, तो गॉस ने कुछ किया नहीं था, विद्युत फ्लक्स तो सबको पता ही था ये होता है विद्युत फ्लक्स, और उसने सिर्फ इतना बता दिया कि विद्युत फ्लक्स निकलता कितना है, किसी बंद पृष्ठ से ये कितना निकल रहा है, बस इसकी मात्रा बता दी कि निकलेगा कितना। ठीक है, और आज नाम हो रहा है, ठीक है, गॉस नाम हो रहा है आज, सिर्फ इतना बता के चले गए विद्युत बल, ये जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो कितनी निकलेंगी, यहाँ से विद्युत फ्लक्स यहाँ से कितना निकलेगा, एक पृष्ठ जब कोई बंद पृष्ठ होगा तो कितना निकलेगा। तो चलिए देख लेते हैं गॉस की प्रमेय के बारे में। ठीक है, हमने समझ लिया विद्युत फ्लक्स, अब समझते हैं गॉस की प्रमेय के बारे में। विद्युत फ्लक्स के बारे में हर एक चीज़ आसानी से समझ लिया, अब हम समझते हैं गॉस की प्रमेय के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है और एग्जाम में हर साल पूछी जाती है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स यानी फाई ई उस पृष्ठ के कुल आवेश, यानी अगर मान लें कि उसके पृष्ठ का कुल आवेश है वो जो Q है, तो उसका 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस पृष्ठ के कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, इस होता है, यही है गॉस की प्रमेय। ठीक है, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उससे गुजरने वाली जो विद्युत फ्लक्स होगा वो उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश, अगर हम कुल आवेश मान लें Q है तो उसका 1/ε0 गुना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इतना ही लिख देने से हमें पूरे नंबर नहीं मिल जाएंगे, पूरे 5 अंकों में आता है। ठीक है, तो 5 अंकों के लिए हमें उतना लिखना ही पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? अब उसके लिए हमें इसका सत्यापन लिखना होगा, इसको हमें प्रूव करना होगा कि हाँ ऐसा सच में होता है, जब कोई विद्युत फ्लक्स गुजरता है तो उस पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ऐसा हमें करके भी दिखाना है। तो हम क्या लिखेंगे कि उसकी उपपत्ति लिखेंगे हम इसकी, यानी इसकी प्रूविंग। अब हमें इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले बंद पृष्ठ बनाएंगे। ठीक है, अब बना लेते हैं कोई बंद पृष्ठ, हमने यहाँ पर बना लिया है, हमने यहाँ पर एक बंद पृष्ठ बना लिया है, और अब इसमें से हम विद्युत फ्लक्स गुजारेंगे। तो हम इसका गुजारने के लिए पहले छोटे से क्षेत्रफल का ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम पूरे क्षेत्रफल का ज्ञात करेंगे। हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, ठीक है, छोटा सा क्षेत्रफल यानी हमने क्या ले लिया? DA ले लिया, हमने छोटा सा क्षेत्रफल DA ले लिया, यह है DA। ठीक है, और अब यहाँ पर हम कोई बिंदु मान लेते हैं कि P है। ठीक है, P हम पहले यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई आवेश है +Q। ठीक है, इसके अंदर आवेश तो होगा ना। अब यहाँ से जो आवेश के और P के बीच की जो दूरी है वो हमने R मान ली। ठीक है, क्या इतनी कोई दिक्कत हुई? इतने में कोई दिक्कत हुई कि हमने क्या माना कि ये कोई बंद पृष्ठ है जिस पर कोई आवेश है,
और इसका हमने छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया जिसका क्षेत्रफल डी है और इस पर एक बिंदु है पी। अब हम क्या करते हैं, इसके सिरों को मिला देते हैं। हम क्या करेंगे, इसके सिरों को मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया। अब ये मिलाने पर जो यहाँ पर कोण बनेगा ना, वो बनेगा डी ओमेगा। क्या बनेगा, डी ओमेगा। इसीलिए हम इसको बनाए हैं ताकि यहाँ पर कोण बने, और कोण बनेगा डी ओमेगा। डी इसलिए लिखा है क्योंकि छोटा सा निकाल रहे हैं, और क्षेत्रफल भी हम छोटा सा लिए हैं, इसीलिए क्षेत्रफल भी क्या लिखे हैं, डी ए लिखे हैं। अब देख लेते हैं जो इसमें इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसकी दिशा क्या होती है, धनावेश से बाहर होती है। तो यहाँ पर कोई धनावेश रखा है तो इसके बाहर होगी, इसके बाहर होगी, यानी इधर कहीं होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहाँ पर होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम देख लेते हैं कि इस पर निकलने वाला कुल फ्लक्स, और फिर पहले इसके छोटे से क्षेत्रफल का निकालेंगे कुल फ्लक्स, उसके बाद कुल हम पूरे पृष्ठ का निकालेंगे, और फिर देखेंगे क्या सच में ऐसा संभव है जो इसका कुल आवेश का 1/ε0 सच में है, या गॉस ने वैसे ही कह दिया था। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, तो कुल फ्लक्स क्या लिखेंगे, पहले छोटे से क्षेत्रफल का निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, पृष्ठ के क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, डीए से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, पृष्ठ के क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स जो होगा क्या होगा। अब देखिए फ्लक्स हम निकाल रहे हैं, छोटे से क्षेत्रफल का निकाल रहे हैं, छोटे से क्षेत्रफल का निकाल रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, डी फाई, इसीलिए हम लिखेंगे डी, इसलिए हम लिखेंगे डी फाई ई लिखेंगे। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, डी फाई ई बराबर होता है, हमने इससे पहले पढ़ रखा है, फाई बराबर होता है ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा होता है, फाई बराबर ई ए कोस थीटा हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो वही हम लिख देंगे कि फाई बराबर ई ए कोस थीटा। अब देखिए वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, फाई बराबर ई ए कोस थीटा, और यहाँ पर हम छोटे से क्षेत्रफल का निकाल रहे हैं, इसीलिए हम ये ना लिखकर डी ए लिखेंगे, डी ए कोस थीटा। ठीक है, ई इंटू डी ए कोस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है। ठीक है, जो गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए कोस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ई के स्थान पर हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि इसका फार्मूला होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ही यही होता है। और इसको क्या ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इस बाकी को वैसे ही लिख देते हैं डी ए कोस थीटा इंटू डी ए कोस थीटा, बाकी को हमने वैसे ही लिख दिया डी ए कोस थीटा। अब अगर हम इसको Q के इधर ले आए, थोड़ा सा अच्छे से लिख दें, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये जो है r² इसको उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा डी ए कोस थीटा बटे r² हो जाएगा। और अब हम इतने के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, इतने के स्थान पर हम लिख सकते हैं डी ओमेगा, इतने के स्थान पर हम डी ओमेगा लिख सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कोस थीटा बटे r²। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख देते हैं डी ओमेगा लिख देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए फिर लिख देते हैं, क्या लिखा हमने, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। ठीक है, डी ओमेगा ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये कितना आ गया, एक छोटे से क्षेत्रफल डी ए का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हुआ है। ठीक है, अब हमें पूरे क्षेत्रफल का ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें संपूर्ण क्षेत्रफल का ज्ञात करना है, तो हम डी हटा देंगे, डी इसीलिए तो होता है छोटे से क्षेत्रफल के लिए, तो हम डी हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, फाई ई सिर्फ हो जाएगा, सिर्फ फाई ई हो जाएगा। इधर भी हम क्या करेंगे, इधर हम समाकलन लगा देंगे, पूरे का निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और समाकलन लिख देंगे। ये समाकलन मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ का। ठीक है, पूरे पृष्ठ का निकाल रहे हैं, इसे लिख दिया डी ओमेगा। ठीक है, ये हो गया डी ओमेगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं 1/, नहीं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इतने के स्थान में हम क्या लिख सकते हैं, ये हट जाएगा, डी ओमेगा जो ये है लिखा है ये समाकलन है वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर ये होता है 4 पाई होता है, ये बराबर क्या होता है 4 पाई, 4 पाई, लेटने वाला नहीं पढ़ने वाला, 4 पाई होता है। और ये 4 पाई से 4 पाई खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट, और यही तो हमें प्रूव करना था, फाई ई बराबर यही तो हमें प्रूव करना था
कि जो फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमने गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति भी लिख दी है, ठीक है। हमने क्या किया, बहुत छोटे से कुछ ही लाइनों में लिख दिया। क्या किया, सबसे पहले एक बंद पृष्ठ लिया जहाँ पर आवेश रख दिया और इससे r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, वो क्षेत्रफल dA होगा और जो कोण बनेगा इसके भीतर पर वो क्या बनेगा, d ओमेगा बनेगा। d ओमेगा, ये कोण याद रखिएगा। और जब हम इसके छोटे से क्षेत्रफल से, पहले हम छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या निकाले, E इंटू डी ए कोस थीटा। E को हमने क्या लिख दिया, E को हमने लिख दिया 1/4π इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि हम ऐसे पढ़कर आए हैं, ऐसा होता है, हमने लिख दिया। उसके बाद में हम आर स्क्वायर को उधर ले गए उसके नीचे, तो बन गया डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। इतने को हम लिख सकते हैं डी ओमेगा, ऐसा भी होता है, फॉर्मूला है, ऐसा होता है। तो हमने लिख दिया डी ओमेगा और ये निकल कर आ गया हमारे छोटे से क्षेत्रफल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। अब हम पूरे क्षेत्रफल का निकाल रहे हैं तो इसलिए हम डी हटा देंगे। डी का मतलब ही होता है छोटे से क्षेत्रफल का, तो डी हट गया। तो क्या हो गया, फाई ई बराबर क्यू बटे 4π एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से भी क्या हो गया, ये समाकलन लग गया। समाकलन मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है। और अब देखिए यहाँ से इसको हमने वैसे ही लिख दिया और डी ओमेगा मतलब होता है 4π। डी ओमेगा मतलब 4π, पढ़ने वाला होता है, लेटने वाला नहीं, 4 मतलब 4π होता है, ठीक है। अब 4π से 4π कट गया और क्या बचा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। और यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमें तो प्रूव करना था कि इसका जो विद्युत फ्लक्स होता है गुजरने वाला बंद पृष्ठ से कितना होता है, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ये होता है, ठीक है। कितना होता है, और इसका मात्रक क्या होता है विद्युत फ्लक्स का, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है इसका मात्रक, ठीक है। तो ये हो गई गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति भी लिख दी हमने, गॉस के प्रमेय क्या है वो भी हमने पूरा बता दिया, ठीक है। ये थी आज की क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक, ठीक है। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।